वी आर गोइंग टू कंप्लीट, आज के क्लास में हम क्या कंप्लीट करेंगे, वी आर गोइंग टू कंप्लीट अबाउट द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, दैट व्हाट व्हेन दिस ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस meeting, this conference, and what is the result of this Bretton Woods conference, that is International Monetary Fund and IBRD, and nowadays that is known as World Bank. ठीक है, एंड नाउ वर्ल्ड बैंक में भी 4 ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड है जिसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स कहते हैं. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अबाउट दिस टॉपिक. ओके, तो सब जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस था इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन 1944. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस? खैर, इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 44 कंट्रीज के लोग शामिल थे. ठीक है, मेंबर शामिल थे और इसको 1944 में ऑर्गेनाइज किया गया था. What is the basic reason behind this this Bretton Woods conference? तो रीजन इसका था कि 1939 टू 1945 जो था हमारे यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, एंड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ एवरी कंट्री वाज वेरी मच पुअर एंड बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप होता जा रहा था. इसी के लिए कुछ मॉनेटरी स्टेबिलिटी को लाने के लिए बेसिकली ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD को बेसिकली बनाया. ठीक है, इनको स्टैब्लिश किया. IBRD को बनाने का रीजन था कि जो भी कंट्री में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, वैसी कंट्रीज के यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए वो फंड वगैरह प्रोवाइड करेंगे. और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था कि बेसिकली वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और फाइनेंशियल टर्म्स में वो पॉलिसीज वगैरह फॉर्म करेंगे. तो दोनों का बेसिकली रीजन जो था फॉर्मेशन का वो डिफरेंट था, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD को फाइनली जो स्टैब्लिश कर दिया गया. तो हम ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस समझ आ गया होगा, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस को क्यों ऑर्गेनाइज किया गया. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इसको कैसे फॉर्म किया. तो इसमें जरूर वर्ड्स लिख लेना. इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसको बेसिकली इनिशिएट किया गया था 1944 में, ऑब्वियसली एट ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, और IMF को लाया गया था ऑपरेशंस में. इन मतलब द IMF केम इनटू ऑपरेशन ऑन 27 दिसंबर 1945, यानी 27 दिसंबर 1945 से IMF ने काम करना शुरू कर दिया, और इसको जो लाने की बात थी वो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से आई 1944 में. ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली, और अभी फिलहाल इसमें 189 कंट्रीज मेंबर हैं, यानी 189 कंट्रीज जो है वो IMF के मेंबर हैं. किसके मेंबर हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर्स. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन में. वॉशिंगटन US. वॉशिंगटन क्या है? US का क्या है? कैपिटल. ठीक है, तो वॉशिंगटन में इसका बेसिकली क्या है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन DC. ठीक है, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है. तो इसको लाया कब गया, कैसे IMF को बनाया गया? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू. इसको लाया कब गया? इसको लाया गया है 1944 में, और इसने ऑपरेशन कब शुरू किया, इसने इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर कब हुआ? 27 दिसंबर 1945 में. मेंबर्स कितने हैं इसके? 189 मेंबर्स कंट्री हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन DC में. क्लियर हो गया इतने टर्म्स? आगे लिखिए. यस. IMF focuses on मतलब IMF किस चीज पे फोकस करता है? IMF focuses on fostering global monetary cooperation, या on global monetary cooperation, on global monetary cooperation, on global monetary cooperation, on global monetary cooperation. यानी कि ग्लोबल मॉनिटरिंग मतलब क्या हुआ? पैसे के टर्म में, फाइनेंस के टर्म में, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये क्या करता है? कोऑपरेट कराता है. इवन लोन भी प्रोवाइड करता है IMF. ठीक है, तो आगे पढ़िए. आगे मैंने बताया था ना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ही इंडिया ने 1990s में जब बहुत ज्यादा ट्रेड डिफिसिट हो गया था तो उन्होंने लोन लिया था. उसी लोन को चुकाने के लिए बेसिकली लिबरलाइजेशन LPG को लाया गया, बिकॉज इंडिया ओवर बर्डन में था. और पेट्रोल का तो ये सिचुएशन था कि 10 दिन के बाद के लिए पेट्रोल खरीदने के लिए भी इंडिया के पास पैसा नहीं था. सोच लो क्या सिचुएशन था. तो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है IMF. तो IMF जो है वो फोकस किस पे करता है? तो फर्स्ट थिंग इज फोकसेस ऑन ग्लोबल मॉनिटरिंग कोऑपरेशन में, कोऑपरेट करने में हेल्प करता है. फर्स्ट टर्म.
सेकेंड लिखिए, सेकेंड securing financial stability, securing financial stability, securing financial stability, securing financial stability, securing financial stability. ठीक है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर कंट्री में प्रॉपर पैसा हो, ठीक है, ट्रेड डिफिसिट वगैरह ना हो, एक फाइनेंशियल टर्म में स्टेबल हो, इन्फ्लेशन ना हो, डिवैल्यूएशन ना हो, तो ये सब चीजों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी कौन काम करता है? आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट लिखिए, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट लिखिए, फैसिलिटेटिंग facilitating and promoting, facilitating and promoting, facilitating and promoting international trade, facilitating and promoting international trade, facilitating and promoting international trade। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से बेसिकली आपका इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन, वैसे आईएमएफ भी जो है वो सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। फैसिलिटेट भी करता है अगर किसी को पैसे की जरूरत है, फंड की रिक्वायरमेंट, और प्रमोट भी करता है, यानी दोनों काम कौन करता है? आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सारे टर्म्स जो है वो किसमें लिख रहे हैं? फोकसेस ऑन, यानी आईएमएफ फोकसेस ऑन, यानी आईएमएफ किस चीज पे फोकस करता है, ठीक है। तो ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया, और फिर प्रमोशन ऑफ या प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एम्प्लॉयमेंट पे भी ये फोकस करता है, यानी कि हर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। देखो, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक सिचुएशन डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? कि उस कंट्री में कंजप्शन कितना है, उस कंट्री में कितना इनकम हो रहा है, प्रोडक्शन कितना है। प्रोडक्शन और कंजप्शन से फाइनली जीडीपी निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। यानी आपका जो कंट्री है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ, वहां पर कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग कितना हो रहा है, सब चीज से आपका क्या पता लगता है? इकोनॉमी। क्लियर है ना। और इन सब चीज के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए कि भी किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, यानी कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट में भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो बिल्कुल फोकस करता है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एंड लास्ट में लिखिए, ये फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स जो है वो मैंने बताया है कि वो फोकस किस चीज पे करता है। बताएगा आबिद मुझे। आबिद, टेल मी दैट आईएमएफ फोकसेस ऑन, आईएमएफ फोकसेस ऑन करता है ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन पर सेक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, गुड। तो ये सब चीजों पे कौन फोकस करता है? आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब जो आईएमएफ था बेसिकली उसको फॉर्म क्यों किया गया था? 1930 में। उसके ऊपर से 1939 से जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो 1944 तक हर एक कंट्री का फाइनेंशियल सिचुएशन वर्स हो गया, ठीक है। ये ग्रेट डिप्रेशन जो था इसने बेसिकली लीड किया कि भाई आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का तो पता ही है उसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है। और ये 1945 में उस समय 29 कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन किया था, यानी 29 कंट्रीज जो थे उसने इस ट्रीटी को साइन किया था, किसके? आईएमएफ के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्रीमेंट को 29 कंट्रीज ने साइन किया था, ठीक है। और अभी 189 मेंबर्स है ही। नेक्स्ट लिखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है, यानी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है, ठीक है, वो मैं अभी आप लोगों को भेज दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है, क्लास के बाद। आई विल फर्स्ट राइट
टू इम्प्रूव एंड प्रमोट, देखो फोकसेस ऑन और ऑब्जेक्टिव में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लगभग सेम है, फिर भी ऑब्जेक्टिव्स लिख लीजिए, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव एंड प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड, टू इम्प्रूव एंड प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर फोकसेस ऑन या ऑब्जेक्टिव आता है तो आप वही वाले टर्म्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टू इम्प्रूव एंड प्रमोट टू इम्प्रूव एंड प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड, टू इम्प्रूव एंड प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड, टू इम्प्रूव एंड प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड, to improve and promote global monetary cooperation of the world, ठीक है। to improve and promote global monetary cooperation of the world लिख लिया आपने फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, यानी कि वही सेम चीज है कि ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम जो है आपके पैसे से रिलेटेड चीजों को ये क्या करता है, बेसिकली कोऑपरेट करता है पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड लिखिए, टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, to secure financial stability by eliminating or minimizing, to secure financial stability by eliminating or minimizing, to secure financial stability by eliminating or minimizing the exchange rate stability, to secure the financial stability, to secure the financial stability by eliminating or minimizing the exchange rate stability। यानी जो आपका एक्सचेंज रेट का सिनेरियो है, यानी पता ही होगा कि आप कंट्री में जो है फॉरेन एक्सचेंज होता है, उसमें भी इन्होंने क्या किया, स्टेबिलिटी लिया है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और मिनिमाइज कर दिया एक्सचेंज रेट को, ठीक है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने मिनिमाइज कर दिया। यहाँ पर आपके एक बुक में एक टर्म गिवन है, जिस टर्म का नाम है बाइमेटलिज्म बिफोर 1875। बाइमेटलिज्म का जब नाम आता है तो सेंस आता है कि ये वर्ड क्या है, तो मैं इसी टर्म में आपको बताना चाहूंगी कि बाइमेटलिज्म जो है वो 1875 से हमारे वर्ल्ड में चलता था, करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि एक्सचेंज करने के लिए कोई पर्टिकुलरली हर एक कंट्री के पास करेंसी नहीं होता था, बल्कि वो कैसे एक्सचेंज करते थे, बाय यूजिंग द गोल्ड एंड सिल्वर। यानी जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो किस चीज के बेस पे होता था, गोल्ड एंड सिल्वर के बेस पे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इसको बाइमेटलिज्म कहते हैं। तो बाइमेटलिज्म मेटल से बना है, बाइमेटलिज्म यानी गोल्ड एंड सिल्वर का यूज होता था फॉरेन एक्सचेंज के लिए 1875 से पहले, ठीक है। तो बाइमेटलिज्म कहीं भी दिखेगा समझ जाना 1875 से पहले जो गोल्ड सिल्वर हम यूज करते थे ना एक्सचेंज के लिए, वही है, ठीक है। हम वापस अपने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के टॉपिक के ऊपर आते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए, टू फैसिलिटेट अ बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। थर्ड में लिखिए, टू फैसिलिटेट अ बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, टू फैसिलिटेट अ बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। टू फैसिलिटेट अ बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, टू फैसिलिटेट अ बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें जो बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रॉपर्ली हो, यानी ट्रेड डिफिसिट का सिचुएशन ना हो, ठीक है, कोई डिप्रेशन ना हो किसी कंपनी में। तो यानी कि बैलेंस ट्रेड सिस्टम को मेंटेन कौन करने की बात कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट लिखिए, टू प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, टू प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, टू प्रमोट high employment, to promote high employment through economic assistance, through economic assistance, ठीक है, to promote high employment through economic assistance and sustainable economic growth, यानी हाई एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है किसी भी कंट्री में, किस तरीके से, इकोनॉमिक ग्रोथ करके। इकोनॉमिक ग्रोथ में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह भी आ जाएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह भी आ जाएगा। तो इन सब चीज को डेवलप करते हुए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है,
ठीक है, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट इज टू रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड. To reduce poverty around the world. To reduce poverty around the world. To reduce the poverty around the world. To reduce poverty around the world. यानी कि पोवर्टी जो है यानी गरीबी, हर एक कंट्री में गरीबी को हटाना. ठीक है, यानी पोवर्टी को एलिमिनेट करना. इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो वैसी वैसी पोवर्टी डाउन हो जाएगा. आप लोगों को मैं बता दूं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी इंडिया को जब आजादी मिला था, एट दैट टाइम उस समय अराउंड लगभग 50% से अबव जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी लाइन से नीचे थी. सोच सकते हो क्या सिचुएशन होगा. और अभी अराउंड 13 to 14% जो पॉपुलेशन है दैट इज बिलो द पॉवर्टी लाइन. सो बेसिकली गरीबी को हटाना भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक ऑब्जेक्टिव है. क्लियर हो गया सबको, समझ में आया. फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज वर्क, वेरी गुड. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में और फोकसेस ऑन में किसी को कोई डाउट है इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? किसी को कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया हो? नेक्स्ट बढ़िए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? यस आबे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. नो मैम. ओके, व्हाट आर द फंक्शंस? फंक्शंस क्या है आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के? क्या क्या फंक्शन है, यानी क्या क्या काम करता है? तो इसमें 3 कैटेगरी बने हुए हैं. देयर आर 3 कैटेगरी. पहला है रेगुलेटरी फंक्शन करता है, यानी रेगुलेट करता है एग्रीमेंट्स, आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट्स एंड ऑल. कंसल्टेटिव फंक्शंस एंड फाइनेंशियल फंक्शंस. रेगुलेटरी फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस एंड कंसल्टेटिव फंक्शन. कंसल्टेटिव फंक्शन. इंटरनेशनल रेगुलेटरी फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस एंड कंसल्टेटिव फंक्शन. यानी रेगुलेट करने का काम करता है, फाइनेंशियल फंक्शंस लोन वगैरह, और कंसल्टेटिव यानी दूसरे को एडवाइस, दूसरे कंट्रीज को एडवाइस देने का काम. तो सबसे पहले लिखिए रेगुलेटरी फंक्शन में IMF function as the regulatory body. IMF functions as a regulatory body. Regulate करना यानी चलाना. ठीक है, IMF functions as a regulatory body and as per rules of article of agreement. IMF functions as the regulatory body and as per the rules of articles of agreement. And as per the rules of articles of agreement. Articles of agreement. It also focuses on administering a code of conduct. Code of conduct का मतलब होता है रूल, रेगुलेशंस, पॉलिसीज. रूल, रेगुलेशंस, पॉलिसीज को कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं. जैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी में कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी उस कंपनी का ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ये पॉलिसी है, आपको उसको मानना पड़ेगा. यानी एक स्टैंडर्डाइजेशन जिस कंपनी में, हर कंपनी में होता है ना, उसको हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है. It also focuses on administering a code of conduct. Code of conduct. Code of conduct के बगल में लिख लो rule and policies. Rules and policies. It also focuses on administering a code of conduct. It also focuses on administering a code of conduct. Administering a code of conduct for exchange rate policies. For exchange rate policies. For exchange rate policies. It also focuses on administering a code of conduct for exchange rate policies. It also focuses on administering a code of conduct for exchange rate policies and restrictions on payment for current account transaction. IMF functions as a regulatory body and as per rules of the articles of agreement
इट ऑल्सो फोकसेज ऑन, ये फोकस और भी करता है किस पे, एडमिनिस्ट्रिंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एक्सचेंज रेट पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। यानी कि कोई ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को इसने डेवलप किया है। रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग टू व्हाट, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग टू द बैलेंस एक्सचेंज रेट के लिए, ठीक है। सेकेंड, एक्सचेंज रेट के अलावा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस वगैरह जो, तो हमारा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो करंट अकाउंट के लिए बेसिकली ट्रांजेक्शंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया इन्होंने, रूल रेगुलेशन बनाया इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, एक्सचेंज रेट्स के लिए। तो इस तरीके से रेगुलेट करता है, एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। एडमिनिस्टर यानी उसको संभालने का काम, किसको, इन सारे को, बीओपी वगैरह को। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस में लिखिए कि आईएमएफ सपोर्ट्स या IMF provide financial supports and loan. IMF provide financial support and loan. IMF provided financial support and loans. Financial support, loans and resources. ये भी लिख लीजिए, and resources. IMF provides financial support, loan and resources to the member countries, to the member countries, to the member countries, to the member countries, to meet short term and medium term, to meet short term and medium term balance of payment, balance of payment, disequilibrium. डिसइक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ अगर डिसइक्विलिब्रियम नहीं लिखना है तो लिख सकते हो कि जब ट्रेड डिफिसिट वाला सिचुएशन, यानी कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट कब गड़बड़ा जाता है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिचुएशन में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ये जब ये प्रॉब्लम ट्रेड डिफिसिट का आता है, ऐसे केस में किसी भी कंट्री को लोन लेने की जरूरत होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होगी, पैसे से हेल्प करने की जरूरत होगी, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उनको लोन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? हाँ बोलो बेटा। जो है फाइनेंशियल फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस लिख लिया, फाइनेंशियल फंक्शंस ना सबने, फाइनेंशियल फंक्शंस लिख लिया ना कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, कौन देता है, आईएमएफ, और रिसोर्स वगैरह का किसी कंट्री में किसी चीज की कमी है, ट्रेड डिफिसिट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गया, ठीक है, डिवैल्यूएशन हो गया, ऐसे केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल जो होता है इकोनॉमिक ग्रो नहीं करता है, इकोनॉमिक डाउनवर्ड चला जाता है, माइनस में चला जाता है। तो ऐसे केसेस में बेसिकली सपोर्ट करता है फाइनेंशियल यानी पैसे के टर्म में कौन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कंसल्टेटिव फंक्शन, कंसल्टेटिव फंक्शन, कंसल्टेटिव फंक्शंस, कंसल्टेटिव फंक्शंस। International Monetary Fund is a center for international cooperation. International Monetary Fund is a center for international cooperation. International Monetary Fund is a center for international cooperation. International Monetary Fund is a center for international cooperation for the member countries. For the member countries, International Monetary Fund is a center for international cooperation for the member countries. For the member countries, it also acts as a source of counsel and technical assistance. यानी कि technical assistance देता है, advisory भी लिख लेना, consultant, advisory, technical assistance, ठीक है, ये सारा का सारा कुछ कौन देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दूसरे कंट्रीज को या फिर मेंबर कंट्रीज जो है, जैसे 189 मेंबर कंट्रीज है, इंडिया भी उसमें से एक है, तो इन सबको ये क्या करता है, एडवाइजरी करता है, एडवाइस भी देता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देता ही है, फाइनेंशियल फंक्शन है, रेगुलेट भी करने में काम करता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में किसी को कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कौन कौन कंसिस्ट करते हैं, मतलब आईएमएफ किसको किसको कंसिस्ट करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है यहाँ पर, बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है। सेकंड मिनिस्ट्रियल कमिटीज है,
मिनिस्ट्रियल कमेटी है, और मिनिस्ट्रियल कमेटी में दो कमेटी, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी और दूसरा है डेवलपमेंट कमेटी, यानी डेवलपमेंट पे भी काम करता है, फाइनेंशियल मॉनेटरी कमेटी भी बनाया गया है। दो कमेटीज है मिनिस्ट्रियल कमेटीज, और एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या क्या हो गया आपका, लिख लीजिए सारे गवर्निंग बॉडीज ऑफ आईएमएफ में। गवर्निंग बॉडी क्या है, पहला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंसिस्ट करता है, सेकंड इसमें आपका मिनिस्ट्रियल कमेटीज है, और तीसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, ईच गवर्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है, ईच गवर्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है उनको अपॉइंट किया जाता है हिज और हर रिस्पेक्टिव मेंबर कंट्री में, यानी उसके खुद के कंट्री से एक गवर्नर आईएमएफ के लिए अपॉइंट किया जाता है। यानी कि अगर इंडिया है तो इंडिया से आईएमएफ के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट और अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी कि ये फंक्शंस क्या क्या करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। सबसे पहले हर एक कंट्री में जो भी एक एक पर्सन जो है वो गवर्नर के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो भी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव्स को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। 3 पार्ट बताया है ना मैंने, पहला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, मिनिस्ट्रियल कमिटीज है, और लास्ट में एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके लिए जो डायरेक्टर्स है उसको भी अपॉइंट कौन करता है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। क्लियर है।